तो 8वां क्वेश्चन है जिसमें हम आपको जनरल एंट्री बता रहे हैं। तो कुछ बच्चों का वैसे एकदम बेसिक से कुछ पोर्शन नहीं हुआ है तो वो चीज़ें हम आपको क्लास के बाद बताएंगे। अभी जो रेगुलर क्लास में चालू है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन जो लिखा है इसमें आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ता है, किसकी बुक में जनरल एंट्री करने के लिए बोला है। पहले लाइन में ही नॉर्मली रिक्वायरमेंट के तौर पे बताता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन। तो इससे अपन अपने आंसर का हेडिंग बना लेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, ऐसा हेडिंग लिख देंगे आंसर में स्टार्टिंग में। और जनरल एंट्री में कितने कॉलम रहते सर? 5। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कितने कॉलम रहते सर, ये कितने कॉलम रहते ये सब भी पूछता है कि हाँ ध्यान रखना है। आगे और भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा कॉलम रहते हैं, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। जैसे जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट बताया उसमें कितने कॉलम रहते हैं? 5। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जिसमें कुछ नहीं लिखते, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये 5 कॉलम में प्रेजेंट करेंगे आंसर। और सबसे पहले क्या लिख देंगे सर? तारीख, जो महीना और साल है वो एक बार लिखेंगे और फिर अलग अलग तारीख का ट्रांजैक्शन लिखते जाएंगे। तो 2021 मार्च लिख दिए 1 तारीख, और 1 तारीख को जो हो रहा है ना उस ट्रांजैक्शन का हम डेबिट और क्रेडिट के तौर पे एंट्री बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हम इस स्टेप में करते हैं। क्या लिखा है इस ट्रांजैक्शन में एक बार पढ़ेंगे, कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं 6 अकाउंट में से, पर्सन, कैश, गुड्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनमें से जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर सुटेबल रूल लगाएंगे और रूल के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करके प्रेजेंट करेंगे 5 कॉलम के फॉर्मेट में। क्या लिखा है ध्यान दीजिए। 1 तारीख को मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। मतलब 2 चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। कैश के साथ साथ और क्या चीज यूज की जा रही है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? फर्नीचर। जब जैसे कोई बिजनेस चालू होता है तो कुछ लोग सिर्फ पैसा लगाते हैं और चालू कर देते हैं बिजनेस, फिर खरीद के लाएंगे अलग अलग चीजें। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर में कोई फर्नीचर रखा है वो भी बिजनेस में यूज कर लेते हैं स्टार्ट करते समय। तो ये वही कर रहा है, 20,000 का घर का कोई इसका फर्नीचर होगा और 80,000 रुपए कैश में लगाकर बिजनेस चालू कर रहा है। कौन? मोहन। मोहन एक कौन है? पर्सन। उसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? पर्सनल का। कैश के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? और कोई अकाउंट अफेक्ट होते हुए दिख रहा है? फर्नीचर। वेरी गुड। फर्नीचर एक एसेट है, उसके ऊपर भी कौन सा रूल लगाएंगे? रियल। तो सर 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या होने वाला है? अपन अपने मन से मत मान लेना कि पर्सन का अकाउंट नहीं बनेगा। ऐसा कुछ सिखाया क्या हमने? नहीं। कुछ बच्चे अपने मन से कुछ का कुछ सीख लेते, ऐसा अपने मन से मत सीखो, मतलब दिमाग से हम चीज़ों को रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे। हाँ ऐसा कुछ सिखाया जरूर है कि पर्सन का अकाउंट कभी कभी नहीं बनाते हैं, जब वो रिसीवर गिवर दोनों रहता है तब। अभी बात करें मोहन के ऊपर पर्सनल के रूल की, डेबिट दो, क्रेडिट दो। अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है और अगर कोई पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है। ये बताओ जब मोहन बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस कोई चालू करता है तो बिजनेस को पैसा और फर्नीचर वगैरह वो क्या कर रहा है? दे रहा है। वो सिर्फ गिवर है, गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर अकाउंट, और वो गिवर है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे मोहन के लिए। लेकिन मोहन के नाम से अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके बदले? कैपिटल। कैश, जैसे कि हमने आपको बताया है, जैसे अपन अपने पापा मम्मी का नाम लेते हैं क्या? नहीं। वैसे ही बिजनेस में रेस्पेक्ट देने के लिए ओनर का नाम नहीं लिखते, उसके बदले कैपिटल ड्राइंग ऐसे बना 2 अकाउंट बनते हैं। जब वो बिजनेस में पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वही अगर लेकर जाएगा तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। तो अभी तो वो बिजनेस को दे रहा है, वो गिवर है, कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे सर? गिवर है इसलिए क्रेडिट करेंगे। आगे रियल का रूल कैश के ऊपर भी लगने वाला है, फर्नीचर के भी ऊपर लगने वाला है। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, जो आएगा उसको डेबिट करना है और जो जाएगा क्रेडिट करना है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जब बिजनेस चालू होता है तो पैसा और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आएगा इसलिए रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उनको डेबिट, दोनों को डेबिट करेंगे सर। हाउ? क्योंकि कैश भी बिजनेस में चालू होते समय आ रहा है, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे? डेबिट। सर 2 अकाउंट मतलब डेबिट होंगे? हाँ, कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा बताइए? फर्नीचर। और मेरे को ये बताओ कैपिटल को क्रेडिट जरूर करेंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे? पूरे 1 लाख रुपए। एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 80,000 का कैश और 20,000 का फर्नीचर कुल मिला के 1 लाख रुपए ओनर बिजनेस को दे रहा है, कुछ कैश के फॉर्म में कुछ फर्नीचर के फॉर्म में। तो ओवरऑल गिवर कितने रुपए से ओनर? 1 लाख। और ऐसे एंट्री अभी इसके बाद नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग मोहन स्टार्टेड बिजनेस या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बिना नाम लिखे भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो जरूर ओनर ही होगा। ओनर एक ही है नॉर्मली, सोल ट्रेडर अगर है तो। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर।
1 तारीख के बाद 4 तारीख। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 11th में 99% ये चीज पूछी जाती है, हर साल देखते आ रहे, कोई भी कॉलेज का पेपर हो ये क्वेश्चन आता ही है। थोड़ा सा टेक्निकल लगता है बच्चों को, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या सर? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कंपोजिट एंट्री और सिंपल एंट्री। कौन सी एंट्री बोले हमने? सिंपल एंट्री, सिंगल नहीं सिंपल, और एक है कंपोजिट। ये जो एंट्री हमने की है ना, जिसमें मल्टीपल अकाउंट क्या हुए हैं, एक से ज्यादा अकाउंट क्या हुए हैं, डेबिट, उसको क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट एंट्री। और कुछ ऐसी एंट्री जो ज्यादातर आप लोग देखे हो, एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट, उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं? सिंपल एंट्री। आपको ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड घुमा फिरा के कुछ पूछेगा तो बताते आना चाहिए। अपने को अगर बोल दिया द एंट्री इन विच मल्टीपल अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, सच एंट्री इज नोन एज कंपोजिट एंट्री। अपने को ऐसा कुछ इनसे रिलेटेड मतलब पूछ सकता है जिसमें एक अकाउंट अफेक्ट होता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सिंपल एंट्री, एक से ज्यादा या तो डेबिट में आ गए या क्रेडिट में आ गए या दोनों में आ गए, ऐसी सब एंट्री को क्या बोलते हैं? कंपोजिट एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिट एंट्री। ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ लेगा तब काम आ जाएगा, अदरवाइज आपको तो अभी एंट्री करना है। आगे आ जाएंगे 4 तारीख के ट्रांजेक्शन में, देखिए क्या लिखा है, गुड्स परचेज इन कैश ₹20,000। इस वाले ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? गुड्स और कैश। दोनों के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट, यानी जो आता है उसको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट, यानी जो बिजनेस से बाहर जाता है उसको क्रेडिट करना है। जब अपन गुड्स को क्या करेंगे? परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, खरीदेंगे तो क्या होगा? गुड्स आएगा, और आएगा तो डेबिट ही करेंगे। लेकिन गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, इन चारों में से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? गुड्स का परचेज। इसीलिए परचेज करने से गुड्स आ जरूर रहा है, लेकिन गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे सर? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स खरीदे हैं? 20,000, 20,000। हम जब गुड्स परचेज करेंगे इन कैश, मतलब पैसों में खरीदे, पैसों में जब खरीदेंगे तो पैसा हम क्या कर रहे हैं? आगे वाले को दे रहे। पैसा जब देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹20,000। इसका कोई नरेशन बोलकर बताएगा? बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। 4 के बाद कितनी तारीख है? 7 तारीख को क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, वेजेस पेड ₹5,000। तो वेजेस के ऊपर कौन सा रूल लगाओगे, कोई बता पाएगा? नॉमिनल। एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सपेंडिचर और इनकम होती है, जिनके कारण हम पैसा पेड भी करते हैं और रिसीव्ड भी होता है। बहुत सारे एक्सपेंडिचर रहते हैं जिनको पेड करते हैं, अब ये वेजेस उनमें से एक है। एग्जैक्टली वेजेस का मतलब क्या होता है? जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको जो पैसे देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मजदूरी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजेस। और कुछ लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, मजदूरी का काम नहीं करते, दिमाग का काम करते हैं, वो लोगों को हम क्या पे करते हैं काम करने के लिए? सैलरी। कुछ भी काम करे, हाँ, वो नाम दोनों का अलग अलग है। वेजेस किसी को देते हैं, किसी को सैलरी देते हैं। वेजेस मतलब मजदूरों को जो मजदूरी के पैसे देना, और सैलरी मतलब एम्प्लॉय को जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको पैसे देना। जो भी हो, ये हमारे लिए बिजनेस का क्या है? पे करेंगे। तो एक्सपेंडिचर, खर्चा, चाहे मजदूर को काम करने के पैसे दे, चाहे एम्प्लॉय को, कर्मचारी को ऑफिस में काम करने के पैसे दे, पे करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। वेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इसलिए नॉमिनल का रूल लगेगा। एक्सपेंडिचर और इनकम पे लगता है ना रूल। क्या बोलता है नॉमिनल का रूल? डेबिट है, डेबिट ऑल दे एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट ऑल दी इनकम अकाउंट। वैसे कंप्लीट रूल क्या है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। वैसे अभी तो ये पेड कर रहे हैं, इसलिए वेजेस हमारे लिए क्या है? सिर्फ एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ना। जब पेड करेंगे तो खर्चा, इसलिए एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वेजेस का अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का वेजेस है? मेरे को ये बताओ, जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़े पेड, दिमाग में क्या आया? कैश, पैसा। एग्जैक्टली अगर कुछ लिखा है, बोला है आगे पेड बाय यूपीआई, आजकल नया सिस्टम है, मोबाइल से भी पे कर सकते हैं पैसे। अगर कुछ बोलेगा, चेक से पे कर दिए, डेबिट कार्ड से पे कर दिए, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, वगैरह वगैरह, अगर बोला है तो वो कंसीडर करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो अपने मन से पेड बोलेंगे तो क्या समझेंगे सर? कैश। और जब पेड बोला है, आगे तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ 5,000 का वेजेस पेड है, तो वो पेड को देख के हमको अपने मन से कैश के बारे में सोचना और कैश अकाउंट बनाना भी है। जब पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से, कैश हमारे पास से जाएगा, इसीलिए कैश को रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5,000। नरेशन क्या लिखेंगे इसका? बीइंग वेजेस पेड। 7 तारीख के बाद कितनी तारीख को ट्रांजेक्शन है? डायरेक्ट 15 तारीख को। ध्यान, 11 तारीख को ध्यान दीजिए क्या हो रहा है? गुड्स कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। कैश को हमने डिपॉजिट किए, मतलब जमा किए, कहां पे?
तो कैश कौन सा आइटम है? रियल। रियल का रूल लगाएंगे। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे हम इंसान से लेन देन करते ना, वैसे एक बैंक से भी हम लेन देन कर सकते हैं, इसीलिए बैंक के ऊपर भी पर्सनल का रूल लगता है। पहले बात करें रियल के रूल की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। जब हम कैश को डिपॉजिट करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा कि हमारे पास से जाएगा? जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे सर, कैश अकाउंट को क्रेडिट। पक्का समझ में आ रहा है कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? हाँ, बात करें बैंक की, तो जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना अपन पैसा, तो बैंक को एक्चुअली हम पैसा दे रहे हैं, बैंक बिकम रिसीवर, हम गिवर है। अपने बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे सर? हम जिस पे रूल लगाए ना पर्सन का, बैंक के ऊपर, तो बैंक के बारे में सोचकर बताओ ना, बैंक रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर, क्योंकि जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब जमा कर रहे हैं ना पैसे, बैंक को पैसे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, वो लोग रिसीवर है बैंक वाले। और रूल बोलता है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बैंक अगर रिसीवर है तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है। हाँ, हम जब डिपॉजिट करेंगे कैश, तो हमारे पास से पैसा कैश क्या होगा? जाएगा। और रियल के रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट 82 रुपीज़, 30,000, 30,000 रुपये। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इनटू बैंक। 11 तारीख के बाद कितनी तारीख है? 15 तारीख को ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन यहीं पे लिख लेते हैं। गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक रुपीज 25,000, 25,000 रुपए मिल जरूर रहे हैं। क्या करने पर? गुड्स सोल्ड करने पर। और जो गुड्स सेल किए ना, उसका पैसा कैसे मिला है? रिसीव्ड चेक, मतलब कैश नहीं मिल रहे, पैसा नहीं आ रहा है, कैश नहीं आ रहा है, बल्कि क्या मिल रहा है? और वो जो चेक होता है ना, चेक के लिए एक्चुअली कौन सा अकाउंट बनाते हैं? चेक के लेन देन करने से कौन सी चीज का के ऊपर इंपैक्ट आता है? बैंक बैलेंस के ऊपर। जब हम चेक लेते हैं ना किसी से, तो जाके बैंक में जमा करते हैं, अपने पास रख के रखेंगे क्या? हाँ, कुछ 2-3 दिन रख सकते हैं, ऐसे टाइम रहती है 3 महीने तक रख सकते हैं, एक्सपायर नहीं होता हो। उसके पहले जो भी है वो चेक जब भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको कहाँ जाके जमा करना है? बैंक। और जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जब चेक मिलता है तो हमको एक्चुअली चेक का हिसाब नहीं रखना है, क्योंकि चेक के लेन देन से कुछ नहीं होता। चेक के कारण जो बैंक अकाउंट है ना, उसके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, वो मैटर करता है। जब चेक मिलता है, जमा करते हैं, तो पैसे बढ़ जाते हैं। वही अगर हमने किसी को चेक दे दिए तो फिर अकाउंट के पैसे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो जो भी है एक्चुअली जो चेक रहता है ना, उससे किसका अकाउंट अफेक्ट होता है? बैंक का अकाउंट। तो चेक जैसे ही देखेंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक का। कौन सा रूल लगाएंगे? पर्सनल का। और जो गुड्स सेल कर रहे हैं, उस गुड्स के ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब हम गुड्स को सेल करेंगे, बेचेंगे, बेचने से गुड्स जाएगा, क्या करेंगे? इसलिए जा रहा है, इसलिए क्रेडिट। और किस अकाउंट को करेंगे गुड्स के लिए? सेल अकाउंट, क्योंकि गुड्स के लिए 4 में से कोई एक अकाउंट बनाया जाता है। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। हमेशा परचेज सेल का अकाउंट नहीं बनते। कब बनाते हैं परचेज सेल का अकाउंट? जब कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? गुड्स। डायरेक्टली अपने को क्या नहीं देखना है? परचेज नहीं देखना है, सेल नहीं देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना है। देखना है कि गुड्स है कि कोई नाम है। नाम है तो उसके नाम से अकाउंट बनता है, और गुड्स है तब परचेज सेल अकाउंट बनता है। अभी गुड्स है, गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, सेल करने से जा रहा है, क्रेडिट करेंगे ना, लेकिन गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? सेल अकाउंट। तो अगर सेल क्रेडिट हुआ तो अगर जो बैंक अकाउंट है वो पक्के से क्या ही होगा सर? डेबिट, क्योंकि एक डेबिट हुआ और दूसरा एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ है, तो वो दूसरा अकाउंट पक्का डेबिट ही होगा। अपन ऐसे भी सोच सकते हैं। और अगर नियम के अनुसार सोचे सर, तो भी बैंक डेबिट होगा। कैसे? जब हम क्या करते हैं, गुड्स बेचते हैं और हमको चेक मिलता है, तो चेक को जाके कहाँ जमा कर देते हैं? मतलब हमने चेक किसको दे दिए? बैंक को। जब दे दिए चेक, तो बैंक बिकम रिसीवर। डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग भी बैंक क्या ही होगा? डेबिट होगा। मेरे को बताओ ना, जो चेक मिलेगा आप उसका अचार डालोगे? एक एक चेक जमा करेंगे भरने के अंदर, वो अचार बनेगा उसका? नहीं, ऐसा कोई काम का नहीं है, कागज है वो। अगर अपन ने मान लो रखे रखे और चूहे ने कुतर दिया उसको, सही में अचार बन जाएगा उसका? वेस्ट हो जाएगा मतलब चेक। समझ में आ रहा है? वो चेक को अपने को कहाँ जमा करना पड़ता है जल्दी से जल्दी। जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं आएगा। पैसा अकाउंट में आएगा क्या? बैंक वाले अपने आप ऐड कर देंगे क्या? नहीं, हमको चेक जाके बैंक में जमा करना पड़ेगा। मतलब चेक जो मिला ना, रिसीव हुआ ना, उसको हम किसको दे दिए? बैंक को। बैंक को दे दिए मतलब बैंक बिकम, हम गिवर है, हम दे रहे, लेकिन बैंक का ऊपर पर्सनल का रूल लगा रहे हैं। बैंक कौन है? रिसीवर है। बैंक को पैसा हम चेक हम जब देंगे ना, बैंक को चेक क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो बैंक बिकम रिसीवर। और डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट। कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। और गुड्स सेल कर रहे हैं और गुड्स जा रहा है, इसलिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे गुड्स के लिए? सेल अकाउंट। अमाउंटेड टू रुपीज 25,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक
वैसे नरेशन में आपने बीइंग गुड सोल्ड इतना भी लिखे तो सफिशिएंट है, इसके लिए मार्क नहीं कटेगा। 20 तारीख को ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। प्रिंटर परचेज फ्रॉम राजेश ₹15,000। 15,000 का प्रिंटर राजेश से परचेज किए। हमको ये बताओ जो प्रिंटर हम परचेज किए उसके ऊपर कौन सा रूल लगाओगे? रियल का। क्यों? क्योंकि एक रियल चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या है वो? कैश, गुड्स, एसेट। 3 चीजें होती है रियल। एसेट, एसेट ही क्यों है? प्रिंटर को नॉर्मली बिजनेस में, सर प्रिंटर का बिजनेस भी तो कर सकते हैं। अगर बिजनेस करेंगे ना तो प्रिंटर लिख के ही नहीं आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा? गुड्स। मतलब जिस चीज का हम बिजनेस में यूज करते हैं उसका ही नाम लिख के आता है। किसी वस्तु का नाम लिखा है तो जरूर हमारी कौन सी चीज है? एसेट है। एसेट है चाहे गुड्स है, जो भी है रियल का रूल लगाएंगे। और परचेज फ्रॉम किससे खरीदे गुड्स? प्रिंटर राजेश से। राजेश कौन है? पर्सन, तो पर्सनल का रूल लगाएंगे। पहले बात करें प्रिंटर के ऊपर रियल का रूल। रियल का रूल बताए थे, क्या बताए थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। और जब प्रिंटर को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो प्रिंटर आएगा। प्रिंटर का अकाउंट डेबिट किया, जाएगा। नहीं समझे? प्रिंटर अकाउंट डेबिट। सर आपने तो बोले थे परचेज अकाउंट बनाते, हमने किसके लिए बोले थे परचेज अकाउंट बनाने के लिए? गुड्स। और सेल अकाउंट भी बनाने के लिए किसके लिए बोले थे? लेकिन अगर किसी भी वस्तु का नाम लिखा है ना तो हम परचेज सेल नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गुड्स परचेज सेल दोनों करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं और नॉर्मली इसको खरीदते हैं। हाँ खराब हो गया तो बेचते भी है प्रिंटर वगैरह, लेकिन नॉर्मली खरीदते हैं। और एक नहीं बहुत सारी एसेट होती है, तो हमको पता चलेगा कि कौन सी एसेट खरीदे कौन सी नहीं खरीदे उसका, इसीलिए हम नाम लिख करके प्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, बहुत सारी एसेट होती है, दुनिया भर की एसेट होती है। तो सबका हम क्या लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? नाम लिखते हैं, ताकि पता चल पाए, आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन सी वो एसेट है। प्रिंटर है तो उसका नाम लिख देंगे। प्रिंटर अकाउंट को ही पकड़ के क्या कर दिए सर? डेबिट, क्योंकि खरीदने से, परचेस करने से प्रिंटर आया, डेबिट हो गया रियल के रूल के अकॉर्डिंग। बात करें पर्सनल का रूल, वैसे एक सिंपल शॉर्टकट है। डेबिट एक आइटम हो गया, बचा एक ही आइटम है तो उसको पकड़ के क्रेडिट कर दो। राजेश के क्या बन जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। मत मेरे को ये बताओ, वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग भी सोचे, प्रिंटर परचेज किए हमने राजेश से, तो राजेश हमको प्रिंटर क्या कर रहा है? हमने तो खरीदे, वो हमको क्या कर रहा है? प्रिंटर दे रहा है। तो वो कौन है? अपन नहीं। राजेश कौन है? रिसीवर है कि गीवर है? गीवर है। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गीवर। के रूल के अकॉर्डिंग वो गीवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट ही होगा। जगह भी क्रेडिट की बची है। राजेश अकाउंट, अमाउंट 15,000, 15,000 का प्रिंटर। नरेशन बीइंग प्रिंटर परचेज्ड फ्रॉम राजेश। 20 तारीख के बाद 25 तारीख को ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अमाउंट पेड टू राजेश बाय यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक मोबाइल के थ्रू पे करने का तरीका है। आप लोगों को पता है, क्यूआर कोड स्कैन करके भेजते हैं ना, वही कहलाता है यूपीआई। सुने भी होंगे शायद, सब लोग को पता होगा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैसे वैसे बहुत सारी चीजें आने वाली है। आप लोग किसी ने किताब खरीदा? किताब नहीं खरीदे? और किताब के ऊपर देखो खड्डे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। देखो किताब के ऊपर ना, देखो छोटे छोटे नहीं क्या वो लिखे शॉर्टकट्स, उसमें कहीं यूपीआई भी लिखा होगा, यहाँ कहीं पे एनईएफटी लिखा होगा, आरटीजीएस लिखा होगा। ऐसे ये सब ना पेमेंट करने के तरीके, डिजिटल तरीके, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो इंडिया में अभी चल रहा है मार्केट में, क्या? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी है। एनईएफटी के अलावा और क्या है? और क्या लिखा? आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सब किताब में है भी अपने। अभी तो हम आपको बेसिक लेवल पे यूपीआई के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, इसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान दो क्वेश्चन में। अमाउंट पेड टू राजेश बाय यूपीआई, हमने किसी को पैसे दिए, कैश नहीं दिए, कैसे दिए? यूपीआई के थ्रू पैसे दिए। जब यूपीआई के थ्रू भी पैसे देंगे तो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे? एक तो राजेश एक पर्सन है, पर्सन का अकाउंट। यूपीआई से बताओ, जैसे चेक से कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ था? हमारा बैंक बैलेंस अफेक्ट हुआ था। यूपीआई से भी क्या अफेक्ट होगा? सेम बैंक बैलेंस। जब अपन ये पे करते हैं तो बैंक का पैसा कट जाता है ना, तो ये बैंक यूपीआई के लिए भी कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? बैंक। कौन सा रूल लगाएंगे सर? पर्सनल। पहले बात करें, दोनों पे पर्सनल का ही रूल है। रूल क्या है पर्सनल का? डेबिट दो, क्रेडिट दो। और बात करें अमाउंट, अगर हम पे कर रहे हैं राजेश को पैसे दे रहे, कैसे भी देंगे, कैश से देंगे, यूपीआई से देंगे। राजेश बिकम रिसीवर, हम दे रहे, हम गिवर है। हम अपने बारे में नहीं पूछे, राजेश के बारे में पूछे। हमने उसको पैसे दे दिए तो वो कौन बन गया? रिसीवर। उसको मिल रहे पैसे। डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग राजेश अकाउंट क्या होगा सर? नहीं होगा डेबिट, राजेश डेबिट। और वैसे भी राजेश डेबिट हो गया तो एक आइटम बचा क्रेडिट में, जो कि बैंक है, बैंक क्रेडिट कर दो। ऐसे भी सोच सकते शॉर्टकट में, या रूल के अकॉर्डिंग सोचे। पर्सनल का ही रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक्चुअली ये यूपीआई होता क्या है सर एग्जैक्टली? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है क्या? पहले के जमाने में चेक यूज किया जाता था। चेक को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? धन आदेश। क्या बोलते हैं सर?
हिंदी का काय को बता रहे, मीनिंग समझाने के लिए बता रहे। चेक देने का मतलब है कि हमने बैंक को ऑर्डर दिए लिख के, बैंक को डायरेक्ट हम नहीं गए बैंक के पास, हमारे पास जिसको हम पैसे देने के उसको चेक लिख के दिए, सिग्नेचर किए, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑर्डर किसको है, बैंक को। ये किसके पास जाएगा, आगे वाला पर्सन जिसको चेक दिए, बैंक के पास, और बैंक उसको पैसा दे देंगी। हमारा सिग्नेचर वेरीफाई करेंगी जरूर, और वो जो भी प्रोसीजर होता है वो करने के बाद हमारे अकाउंट के पैसे काट के, अगर हमने चेक दिए तो हमारे अकाउंट पैसे काट के आगे वाले को कैश दे देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी। तो एक्चुअली ये चेक है क्या, एक ट्रांसफर करने के लिए हमने बैंक में जो हमारा पैसा रखा है ना, बैंक वालों को ही रिटर्न में ऑर्डर दिए कि भैया ये देखो हम सिग्नेचर करें, हमने ये सब लिखा है डॉक्यूमेंट, हमारा अकाउंट में से क्या करो, इसको पैसे दे दो, हमने सब सिग्नेचर वगैरह कर दिए। तो एक प्रकार का ऑर्डर है, हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, बैंक को, जिसके लिए हमने एक लेटर जैसा एक डॉक्यूमेंट बनाया जो आगे वाली पार्टी को दे दिए, वो लेकर जाएगा बैंक के पास, मिल जाएगा उसको पैसा, हमारे अकाउंट का पैसा। यही चीज डिजिटल जमाने में थोड़ा इजी हो गया, जिसमें से एक तरीका यूपीआई, एक ही नहीं और भी है, अभी सिर्फ यूपीआई के बारे में बता रहे। जो ऑर्डर हम लिख करके साइन करके देते थे, वो डिजिटली मोबाइल में बटन दबा के ऑर्डर भी दे देते, इवन अकाउंट से पैसे भी तुरंत कट जाते। वो तो चेक का सिस्टम थोड़ा पुराना था, जहां पे हम चेक देने पे तुरंत पैसा नहीं कटता था, वो आगे वाला जाना पड़ता था, उसको बैंक से जाके लेना पड़ता था, इतना लेंथी सिस्टम था। आज के जमाने में वो चीज डिजिटली बहुत इजी हो चुकी है। क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट के पैसे से हम बैंक को यहाँ से बटन दबा के ऑर्डर, एक्चुअली हम ऑर्डर किसको देते हैं, बैंक, और बैंक वाले अप्रूव करते हैं, वैसे ही हमारे अकाउंट में से सब सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई इंसान नहीं बैठा है वहाँ पे, सब मशीन में हम मोबाइल का ओटीपी वगैरह जो भी है सब डालने के बाद वो पैसे कट जाते हैं, यूपीआई का कोड वगैरह डालने के बाद वो पैसे कट जाते हैं। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम ऑर्डर दे रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब चेक के जैसा ही है, बस वहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर पुराने ज़माने का है, यहाँ पे एकदम करंट टाइम पे तुरंत पैसे हो जाते हैं हमारे अकाउंट के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र। हमने एक प्रकार से ऑर्डर दिए बैंक को, सेम बैंक क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में क्या कर दीजिए, सेम बैंक क्या करेंगे, हमारे अकाउंट के पैसे आगे वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगी। मतलब बैंक क्या कर देंगी, पैसे एक प्रकार से पे कर देंगी आगे वाले को। बटन हमने दबाया, हमने तो कुछ दिए नहीं, कुछ दिए क्या करेंसी नोट वगैरह नहीं, एक्चुअली हुआ कि हमने ऑर्डर बैंक को दिए मोबाइल से, जो ऑर्डर ये था कि हमारे अकाउंट के पैसे आप आगे वाले को दे दो, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उनको पैसे दे देंगे मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग बैंक वाले कौन है, गिवर। हमने क्या किया, अमाउंट पेड किया राजेश को यूपीआई से, यानी हमने ऑर्डर दिए बैंक को कि हमारा पैसा राजेश को दे दो, तो बैंक पैसा क्या करेंगी, देंगी, और देंगी इसलिए बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट ही करेंगे। तो ये हो गया बैंक अकाउंट क्रेडिट। वैसे इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं, एक सरल तरीका बताए थे हमने। क्या बताए थे सर, जब पैसा आता है कैश में तो कैश डेबिट, और पैसा जाता है कैश में तो कैश क्रेडिट। वही चेक से यूपीआई से वगैरह पैसा आएंगे तो बैंक डेबिट, और चेक से यूपीआई से पैसे पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट। सिंपल तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। कितने रुपए, 15,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल बाय यूपीआई, अमाउंट पेड टू राजेश बाय यूपीआई। 25 के बाद 31। रेंट पेड ₹6,000। रेंट मतलब किराया, किराया का पैसा क्या कर रहे हैं, पेड देख के दिमाग में क्या आता है सर, कैश। कुछ नहीं बोला है तो अपने मन से क्या सर, वो यूपीआई अपने मन से नहीं मान सकते क्या, नहीं, बैंक के बारे में अपने मन से नहीं मान सकते। थोड़ा सा टेक्निकली अगर बोले ना तो एक चीज होती है जो नोटबंदी के टाइम पे थोड़ी सी फेमस हुई थी, लीगल टेंडर मनी। एक चीज होती है लीगल टेंडर और एक चीज होती है नॉन लीगल टेंडर। जैसे लीगल टेंडर मतलब जो भारत सरकार द्वारा या जो भी कंट्री की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके द्वारा अप्रूव्ड है, वो अमाउंट जो करेंसी जो है उसके थ्रू पैसा लेना बाध्य है। आगे वाला हमको मना नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि गांधी जी की फोटो वाला प्रश्न चित्र का मैं फोटो पैसा नहीं लूंगा। अगर करेंसी नोट इंडिया का वो लीगल टेंडर मनी है तो उसको लेना आगे वाले के लिए बाध्य है, जो कि करेंसी नोट है। ये क्या होता है, लीगल टेंडर मनी होता है। जो 2000 का और 500 का, 1000 का और 500 का नोट बंद हो गया था ना, तो 8 बजे रात को कुछ तो भी हुआ था भाषण मोदी जी का, उसमें क्या बोले गए थे कि अब से 500 रुपये और 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा, ऐसा कुछ तो भी भाषण में बोले थे वो। तो जो भी बोले थे उनका मतलब ये था कि अब इसको कोई भी आगे वाले को इन्फोर्स कर नहीं सकता, जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता पैसा इसी के थ्रू लो करके रात को 12 बजे से नोट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया था ना अचानक रात को 8 बजे, ऐसे कुछ हो गया था, तो वो लीगल टेंडर नहीं रहा था। हाँ, इसके अलावा जो बाकी जो यूपीआई वगैरह ना, अभी ये भी लीगल टेंडर मनी है क्या सर, नहीं। अपन ऐसा किसी दुकान वाले को जाके बोल नहीं सकते हम तो यूपीआई से देंगे पैसा, तुमको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी मतलब वो अभी नहीं है। हाँ, बहुत जनरल हो चुका है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो लीगल टेंडर
नहीं है। कानूनन अपन किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, पैसा नहीं लेगा भैया तू पैसा ले, पैसा हमारे से मोबाइल से, मतलब उसके पास रहेगा नहीं आगे वाले के पास, तो लेने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो अभी तक वो क्या नहीं बन चुका है, लीगल टेंडर। हाँ सिर्फ कैश ही अभी भी क्या है, लीगल टेंडर। और ये जो चिल्लर रहते हैं ना, आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते हो तो उसमें देखे होंगे कार लेने के लिए चिल्लर लेके चले जाते दुकान में, देखे हो ऐसा कोई वीडियो वगैरह? और कार लेके वो आईफोन लेने चल जाते लाख रुपए का, तो एक्चुअली वो लेने से मना कर सकते हैं। सर क्यों, ये तो लीगल टेंडर है। ये है लिमिटेड लीगल टेंडर। जी सर नया बताया कि उसको भी लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब कि ये पैसे हम लिमिटेड क्वांटिटी में लेने के लिए आगे वाले को इन्फोर्स कर सकते हैं। 5 रुपए देना है, 1-1 रुपए के 5 सिक्के दे रहे, ले सकता है वो। ऐसा नहीं बोलेंगे 5000 का मोबाइल खरीद रहे, 10,000 का 1 रुपए का सिक्के ही देंगे, आगे वाले को मजबूर नहीं। हाँ वो मान गया तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी जो चिल्लर पैसे है ना, और जो छोटे छोटे नोट है 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए के नोट, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही दे सकते हैं लीगली। हाँ अगर आगे वाला मान गया तो कितना भी दे सकते हैं, आगे वाला मान गया तो बैंक से भी, यूपीआई से भी दे सकते हैं। लेकिन जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है आज की तारीख में, जो बड़े करेंसी नोट है 500, 1000, 100, ये सब नोट है वो लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब ये कोई अपन को बोलेगा, जैसे हम आपको मना कर दिए किसी नाम कारण से, पैसा नहीं, हाँ फाटा नोट है तो अलग मैटर, नहीं तो हमारे पे केस कर रहे बच्चे। हम बता रहे सिर्फ ये कि कोई भी आपको क्या लेने से मना नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। करेंसी नोट, गुलाबी वाला 2000 का नोट और 500 का नोट, ये 1000 का नोट, ये ऐसे नोट है जिसको कोई 200 का भी नोट आ गया अभी, तो ये सब नोट के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। वो लीगल टेंडर है। थोड़ा सा बाहर चलेगा विषय के, ज़्यादा कुछ बता दिए। ये सब है आप लोग को सिलेबस के अंदर, काय में है सर, ये इकोनॉमिक्स के अंदर है लीगल टेंडर मनी, एग्जैक्टली चैप्टर ही मनी का। तो मनी का डेफिनेशन, मनी का यूज़ वगैरह वगैरह वो सब इकोनॉमिक्स में मैम पढ़ाएंगे आपको। एक्चुअली 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक हम पढ़ाते थे ना इकोनॉमिक्स, तो हमको पता है। अभी मैम वगैरह आ गए तो थ्योरी सब्जेक्ट मैम पढ़ाते हैं, बाद में बताएंगे मैम लोग आपको। आगे आ जाते हैं, कहाँ थे अपन, रेंट पेड। हम बस ये बोल रहे थे कि पेड देके तो अपने मन से क्या नहीं सोचना है, बैंक यूपीआई नहीं सोचना है, उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी बता दी है, ठीक है ना। अभी हम कैश सोचेंगे, जब पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे सर, क्रेडिट, क्योंकि रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो रेंट पक्के से क्या होगा, डेबिट। डेबिट की जगह बची है ना, वैसे भी नॉमिनल का रूल लगता है रेंट के ऊपर। रेंट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, पेड लिखा है उसके आगे इसलिए वो एक्सपेंडिचर है। वही कोई चीज रिसीव्ड होगी तो इनकम भी बन जाएंगी। अभी हम पेड कर रहे हैं रेंट, हमारा खर्चा है, खर्चा है इसलिए रेंट को नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेबिट रूल बोलता है ना, डेबिट एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रेंट पेड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। कितने रुपए, 6000 पेड करेंगे तो पैसा आ जाएगा, क्योंकि लीगल टेंडर मनी में सिर्फ कैश है, अभी भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000। वैसे वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन हमको ये डिजिटल चीज़ें भी क्या होने वाली है, लीगल टेंडर है। भविष्य में वो निकट ही है, अभी बहुत समय बाकी नहीं है, फिर भी समय तो लगेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। वैसे कुछ लोग तो हम ऐसे भी देखे हैं, खुद ये जो बेंच जिनसे बनाए थे नागपुर के एक भैया, स्कूल नहीं पढ़े वो, पेमेंट लेकिन यूपीआई से लेते। मतलब बताओ तरक्की कितनी हो गई देश की। उनको मोबाइल चलाना आता, पढ़ना उड़ना नहीं आता, तो वो पैसे का समझ जाता उनको। पैसे आए बसता, ऊपर से नंबर दिखता, वो बैंक का मैसेज है उतना समझता उनको, तो यूपीआई चला रहे, बताओ। तो मतलब अनएजुकेटेड लोग भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय दूर नहीं है वैसे कि ये भी सब चीज़ें लीगल टेंडर हो जाएंगी। वैसे नरेशन बोलो क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे लिखना है बताया है, एक बार लिखेंगे सब लोग। कोई डाउट है किसी को, कोई ट्रांजेक्शन में?